पढ़ा दिया था, ये बता। पिछली क्लास में तो कुछ पढ़ा ही नहीं। अच्छा, एंडोसाइटोसिस का पूरा हो गया था, मतलब सेल वॉल पढ़ना है आज, राइट? तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। बाद में लूंगा भी टेस्ट, आखिरी के 15 मिनट्स में टेस्ट चलूंगा, ठीक है? देखिए सेल वॉल, और अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो भी इंक्लूड करूंगा, याद रहे, ठीक है? अब सेल वॉल क्या होता है? प्लांट्स में होता है पहली बात तो सेल वॉल, ठीक है? प्लांट्स में सेल वॉल कहाँ होगा? किसमें होगा? प्लांट्स में होगा। क्लियर है इतना? एनिमल्स या ह्यूमंस में नहीं होता है, ओनली प्लांट्स में मिलता है। दूसरी बात, इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड स्ट्रक्चर आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो दूसरी आउटर कवरिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सपोज ये एक सेल है, तो ये क्या हो गया? ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, बट सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये क्या हो गया? सेल वॉल। ये क्या हो गया? सेल वॉल। मतलब अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये क्या हो गया? ये सेल वॉल हो गई। क्लियर है इतना? समझ आ गया? तो उसके अंदर में होता है ना सेल में, ये इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज। देखिए नेक्स्ट, द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने बनाया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है? सेल वॉल है। नेक्स्ट, द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल वॉल, द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। और ये सेल वॉल किससे बनती है? ये सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। ये सेल वॉल सेलुलोज से बनती है। क्लियर है इतना? Cellulose is a complex substance and provide structural strength to the plants. आयुष, structural strength का मतलब है प्लांट कितने छोटे से होते हैं? बहुत छोटे से, ग्राउंड लेवल से शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, राइट? तो उनको एक स्ट्रेंथ भी तो चाहिए कि वो ऊपर ही जाते रहे, राइट? तो वो स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? वो स्ट्रेंथ टू प्लांट्स प्रोवाइडेड बाय सेलुलोज। भाई एक प्लांट को स्ट्रेंथ चाहिए ना कि वो बड़ा होता रहे। बताओ, तो वो स्ट्रेंथ, वो ताकत कौन प्रोवाइड करता है? सेलुलोज प्रोवाइड करता है प्लांट को। समझ आ गया? देखिए, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल यूजेस वाटर, ठीक है, आप देखिए, देखिए, when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents. That phenomena is known as plasmolysis. देखो, अब नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब एक लिविंग प्लांट वाटर लूज कर दे, जब एक लिविंग प्लांट, भाई अगर ये प्लांट है तो इसमें वाटर भी होगा, क्योंकि हम रूट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो वाटर ऊपर चले जाता है, हर एक लीव में चले जाता है, राइट? जब ये प्लांट लॉस ऑफ वाटर कर दे, इसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, इसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, इस प्रोसेस को बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है इतना? समझ आ गया? देखो होता क्या बच्चे, इस चैप्टर में ना छोटी छोटी टर्म्स पूछी जाएंगी। टर्म्स आपको पता होंगी, बट ऐसा हो सकता है कि आपको डेफिनेशन याद ना हो, ठीक है? इसलिए हर एक छोटी से छोटी टर्म ढंग से समझना। फॉर एग्जाम्पल एंडोसाइटोसिस, आप क्या करोगे? ऑस्मोसिस लर्न है, उसका सिमिलर मीनिंग ही तो है, तो क्या रहा है? लॉस ऑफ वाटर ही तो हो रहा है, लेकिन इसका नाम बदल दिया। नाम क्या है? प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है? Cell wall permit the cell of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external medium without bursting. In such media, the cell tend to take up water by osmosis. The cell swell up, building up pressure against the wall. The wall exert an equal pressure against the swelled cell. Because of their wall, such cell can withstand up to greater strength. अब होता क्या है? तीसरा केस वो सुनो। बच्चे, ये सेल है,
ये बाहर बहुत सारा वाटर है, हाई कॉन्सेंट्रेशन क्या है बाहर, अंदर क्या हो गई लो कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ से कहाँ मूव करेगा वाटर, तो बाहर से वाटर कहाँ मूव करने लग जाएगा अंदर, बताइए बाहर से मूव करने लग गया वाटर अंदर, क्लियर है इतना, समझ आ गया। तो अंदर भी पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर भी पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो होगा क्या, वो बात अब ध्यान से सुनना, जब ये अंदर वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया तो ये जो ड्रॉप है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल पर, ये जो ड्रॉप है ये कहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल पर, ये जो वॉल है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस ड्रॉप पर, और वॉल क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगी उस ड्रॉप पर। क्लियर है इतना, समझ आया, बताइए सबको समझ आ गया आराम से, क्लियर है इतना। हाँ देखो होता क्या है, ये वॉल जो है ये देखो, ये जो ड्रॉप है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस वॉल पर, क्लियर है। ये जो वॉल है ये भी प्रेशर लगाएगी इस ड्रॉप पर, तो ना ही ड्रॉप को बाहर जाने देगी बट इक्वल प्रेशर लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखो यार, इस बॉटल में मान लो पूरा पानी भर दूं, अगर मैं दबाऊंगा तो ये जो वाटर है ये इसकी वॉल पे प्रेशर लगा रहा होगा, और जो वॉल है वो भी वाटर को अंदर रखने के लिए प्रेशर लगा रही होगी। क्या वाटर बाहर जा पा रहा है, क्या बाहर से पानी आ पा रहा है, अंदर का पानी इस वॉल पे प्रेशर लगा रहा है ना, लेकिन क्या कुछ हो पा रहा है, नहीं, वो अंदर का पानी अंदर ही रह रहा है। होगा क्या, बस एक चीज सुनो और अच्छा एग्जांपल दूं, बैलून होता है तो होली आते क्या करते हैं बच्चे, पानी भरते मारते हैं ना, यही तो करते हैं नॉर्मल बच्चे, तो यही करते हैं। क्यों संदीप, तुम भाई कुछ भी तुम अंडा अंडा मारते पता नहीं क्या करते हो। देखो अब नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, बैलून है उसमें पानी भर दिया, तो यार जब पानी भर दिया क्या वो पानी बाहर जा रहा है बैलून के, नहीं, वो पानी उस जो वॉल है ना बैलून की उस पर प्रेशर लगा रहा है, और जो वॉल है वो उस बैलून के अंदर जो पानी है उन पे प्रेशर लगा रही है। तो ऐसा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऐसा इक्वल प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि बॉल के अंदर का पानी बाहर ना जाए, समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं पहले का सिनेरियो बताऊं, मतलब जब बैलून में पानी नहीं है तो बैलून कैसा होगा, ऐसे ही नॉर्मल जैसे पड़ा हुआ। लेकिन अगर बैलून में मैं पानी भर दूं तो वो एक्सपैंड हो जाएगा, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। इसका मतलब उसने भाई टैप में हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा पानी का, उसमें लो, तो हायर से लोअर में पानी चले गया, तो इसका मतलब जो बैलून हो गया वो स्वेल अप हो गया। एक्सपैंड का मतलब है बैलून का स्वेल हो जाना, मतलब फूल जाना, ये रहे इतना। अच्छा अब शिवानी मार रही थी बैलून, आयुष गया, शिवानी ने हेडशॉट दे दिया, समझ गए। अब होगा क्या ये बताओ, आयुष सोचा था मरिया, अबे मरेगा थोड़ी, मरेगा, अबे मरता थोड़ी है। बैलून का जो हाई कंसंट्रेशन का पानी का बैलून के अंदर वो आयुष, अबे आयुष चिल्लाया सबसे पहले, आयुष चिल्लाएगा ना। देखो यार हुआ क्या, अब जब आयुष के हेडशॉट पड़ गया तो पानी बाहर चले गया, तो बैलून दोबारा क्या हो गया, श्रिंक हो गया, अपनी पहली वाली फॉर्म में आ गया होगा ना, तो बैलून क्या हो गया, श्रिंक हो गया। मतलब जब बैलून में से पानी निकाल लेते हैं तो वो दोबारा पहली वाली फॉर्म में आ जाएगा, यानी वो श्रिंक हो जाएगा, और अगर उसके अंदर पानी मूव करेगा तो वो स्वेल हो जाएगा। क्लियर है इतना, हो गई इन पूरी, अरे समझ आ गया आपको, क्लियर है। बताइए आपको करो भाई, नोट करो जल्दी से, सेल वॉल कंप्लीट, फिर न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं। इनकी कोई डेफिनेशन नहीं निकली। देखिए बच्चे, अब सबसे देखो भाई, अब बंद कर दो इतना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस होता क्या है, देखो ये सेल है, तो इसके अंदर का जो ये पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल,
मतलब जैसे हम बिना ब्रेन के कुछ नहीं कर सकते, राइट? वैसे ये सेल जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी इसके फंक्शन है, अगर सेल को ग्रो करना है, सेल को मूव करना है, उसको एक चीज चाहिए होती है, पावर। जो मैनेजर हो, मैनेज कर सके, तो वो कौन होता है? वो सारी चीजें न्यूक्लियस कर पाता है। अब न्यूक्लियस के बारे में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ो उतना कम है। क्लियर है? तो न्यूक्लियस के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पेज नंबर 62 पे आ जाइए बच्चे, हर एक लाइन समझनी है, ठीक है? द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो कवरिंग है ना, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ आया आयुष? जैसे सेल को कवर करने वाली, आउटर कवर करने वाली क्या था? सेल मेम्ब्रेन, राइट? वैसे ही न्यूक्लियस को कवर करने वाली, अरे बाउंड्री तो चाहिए होगी, वो क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ आया यार? जैसे ही घर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक दीवारें ना खड़ी हो, वैसे ही हर न्यूक्लियस को न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिए ही होती है। क्लियर है इतना? देखिए, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allow the transfer of material from inside the nucleus to the outside the nucleus। मतलब देखो, अब ये पहला सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं, पहला है, दूसरा है, दूसरा है, दूसरा है, नहीं तीसरा है, दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? और भी तो चीजें होंगी, बताओ भाई। साइटोप्लाज्म से जो भी मटेरियल इनसाइड करना है, यानी इनसाइड लेना है या आउटसाइड भेजना है, तो यानी इनसाइड जो भी मटेरियल ट्रांसफर करना है या आउटसाइड जो भी मटेरियल ट्रांसफर करना है, वो किसके थ्रू होगा? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। क्लियर है इतना? तो ये मेम्ब्रेन किस चीज में हेल्प करती है? टू ट्रांसफर द मटेरियल आउटसाइड और इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर है? किस चीज में हेल्प करेगी? कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर आएगा, कौन हेल्प करेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेगी। समझ आ गया? देखिए, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड व्हेन द न्यूक्लियस इज अबाउट टू डिवाइड। जब न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करता है या जो डिवाइड हो रहा होता है, तो न्यूक्लियस के पास ऐसे स्ट्रक्चर वाले ये स्ट्रक्चर होता है, ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे? क्रोमोसोम्स। क्लियर है? न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्लियर है इतना? देखिए, क्रोमोसोम कंटेन द इंफॉर्मेशन for inheritance of character from parents to next generation in the form of DNA. So from parent to next generation जो भी इंफो होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो कहाँ होता है? वो इस क्रोमोसोम में होता है। क्लियर है? और स्पेसिफिक बताऊं, क्रोमोसोम के अंदर किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। क्लियर है इतना? समझ आ गया? देखिए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। द डीएनए आर कॉल्ड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब डीएनए के अंदर जो असलियत में फंक्शनल सेगमेंट होती है, डीएनए के अंदर क्या होती है? देखो, एक फ्लो चार्ट लर्न कर लिया तो मतलब न्यूक्लियस पूरा आ गया। डीएनए के अंदर क्या होती है? फंक्शनल सेगमेंट। उस फंक्शनल सेगमेंट का नाम होता है जीन्स। क्लियर है इतना? उस फंक्शनल सेगमेंट का नाम क्या होगा? जीन्स। समझ आ गया? देखिए, इन अ सेल व्हिच इज फंक्शनल segment of is called genes. In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as mass of thread-like structure. अब जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, ये तो उनकी बात हो गई जिसमें सेल डिवाइड हो रहा हो।
अब जो सेल नहीं डिवाइड हो रहा होता उसमें ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड यानी धागा, ठीक है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है क्रोमैटिन मटेरियल। सो अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। क्लियर है इतना, समझ आ गया? दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। देखिए आगे, क्रोमैटिन मटेरियल होता क्या है, विजिबल होता है इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ बनाया। Whenever a cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome. अब देखो, अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा, जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा तब तक सेल के अंदर कौन सा मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल। जब सेल डिवाइड होने लग गया ये क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में। सो व्हेन इट इज डिवाइडिंग, क्रोमैटिन किस में चले जाएगा, क्रोमोसोम में। क्लियर है इतना, समझ आ गया? देखिए, in some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined, such as, or they do not have nuclear membrane also। मतलब देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है सेल के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस की ना कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही डिफाइन नहीं है, समझ आ गया? Such an undefined nuclear region is there and that is only they contain the nucleic acid। अब उनके पास क्या होगा, ओनली न्यूक्लिक एसिड होगा, समझ आया? उनके पास क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, जिसे हम न्यूक्लियोइड बोल देंगे। क्या बोलेंगे, जिसे हम न्यूक्लियोइड। क्लियर है, समझ आ गया? बताइए, देखिए आगे। और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है इतना? और जिनके पास होती है उन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है इतना? यूकैरियोट्स, ठीक है? 13 बजे इतना आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक आल्सो लैक some of the other cytoplasmic organelles present in the eukaryotic. Many of the function of such organelles were performed by organized part. The chlorophyll is photosynthetic prokaryotic bacteria with membranous vesicles but not with plastids as in eukaryotes. तो ये कह रहे हैं काफी ज्यादा और भी डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। कह रहे कुछ मेम्ब्रेन में डिफरेंसेस है, कुछ फंक्शनल में डिफरेंस होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म जो होता है उनमें भी डिफरेंस होते हैं। क्लियर है इतना? भाई बताओ, इतना समझ आ गया? बताइए, ये पूरा न्यूक्लियस का पार्ट था। तो हमने न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सारी कवर कर ली है यहाँ पर। क्लियर है इतना? एक बार अच्छे से इसे पहले पढ़ो और बुक में से पूरा न्यूक्लियस लर्न करो। न्यूक्लियस अभी लर्न करके जाना है आपको, ठीक है? जल्दी करिए।